ठीक है। ठीक है। पेमेंट की ना बच्चों, आपने क्या करना है, कितने पेजेस लिख लिए थे पेमेंट के हमने? हम्म। हम्म। बोलो बोलो। ए, चलो वन कोई एंड सर एक दिक- पेज किया हाफ। था बस। हाँ तो बस 2 पेज और छोड़ दो, 2 पेज या टोटल 3 पेज और छोड़ दो, ठीक है, उसमें आ जाएगा। छोटा चैप्टर है पेमेंट भी। ठीक है। आज अभी मैं आपके साथ आधे घंटे में पहले अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स खत्म करा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आइए हेडिंग डालिएगा, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। और आपको सुन के अच्छा लगेगा कि ये चैप्टर मैक्सिमम 30 मिनट्स का है, और ये चैप्टर हद से हद 2 से 5 नंबर का आने के चांस है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूछा ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बेसिक है, जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज्यादा बेसिक, वो है बच्चे। और आपको सुन के और अच्छा लगेगा कि मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा, और बस वो आपको आराम से लिख लेने हैं, बस कुछ नहीं करना आपको इसमें। फाइल शेयर कर रहा हूँ जी। सर 3 पेज कंप्लीटेड छोड़ने हैं या फिर एक दो नहीं, पेज? फ्रंट बैक का मतलब 2 पेज हो गए। यस सर। चलिए, ये देखो बेटे, आपके सारे के सारे नोट्स बने हुए अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के, बहुत ही एग्जॉस्टिव हैं। आपको लगेगा अरे भाई ये तो छोटा सा चैप्टर है, पर ना सिंपल सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है। तो मैं बस आपको रीड कराऊंगा और ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। आपको इससे ज्यादा कल को जब आप तुम एक बार तुम रीड तो कर लेना मॉड्यूल से, हालांकि इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं वैसे करके, पर बस 20-25 मिनट का ही चैप्टर है, इससे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज कि सर ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जो है ये थ्योरेटिकल है, हाँ बेटे हाँ। और आइए ये कौन से सेक्शन में इसकी बात होगी? 35 सब सेक्शन 1। मेरा आपसे सवाल, जीएसटी के लिए भी कुछ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का लॉजिक होता होगा क्या, या कोई जरूरत ही नहीं है? क्या लगता है आपको? क्या आपने जो जो परचेस करा उसका रिकॉर्ड दुकानदार के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस सर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आईटीसी मिलने के लिए परचेज ही तो रिकॉर्ड सही होने चाहिए। क्या आपने जो सेल करा उसके इनवॉइसेस, उसके रिकॉर्ड एक जगह सही से मेंटेन्ड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि सर हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं तो कैसे पता लगेगी? तो बेसिकली देखो, हमारा कंपनी अकाउंट्स होता है, जैसे कंपनीज एक्ट है, वो तो भाई डेबिट क्रेडिट वो सारे लॉजिक तो बताता ही है कि खाते बनाओ, लेजर बनाओ, जर्नल एंट्री। ठीक है। जीएसटी के अंदर भी अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड क्या कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंगली ये रिकॉर्ड्स, मैं आपसे जर्नल एंट्री की बात नहीं करने जा रहा, मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये रिकॉर्ड्स आपके मेंटेन्ड होने चाहिए। मुझे बताइए, पहले आपको बेसिक लेवल पे क्लियर है बच्चे? यस सर। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन पहले कर रहा हूं, दैट इज सर ये रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करने हैं वो तो ठीक है, पर हमें कितने टाइम के लिए मेंटेन करने हैं? तो आप जरा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जैसी साल खत्म हुआ रिकॉर्ड्स को फाड़ दूं, जो जो मेरी सेल है, जो जो मेरी परचेज है, क्या कहते हो? हाँ। नो सर। तो फिर क्या करना चाहिए, कितने सालों तक रखना चाहिए? आपको दिख भी रहा होगा शायद से, 72 मंथ्स यू शुड रिटेन देम मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हैं, अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स। 72 मंथ्स कह सकता हूं, 6 years कह सकता हूं। हाँ बच्चे, 6 years बोल सकता हूं। लेकिन यस सर। यस लेकिन सर, यस सर। लेकिन कहां से? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। वो जो एनुअल रिटर्न है ना बच्चे, सर एनुअल रिटर्न क्या होती है? देखो बच्चे, अभी आप लोगों ने एनुअल रिटर्न शायद से सीखा नहीं हुआ है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो अभी अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 26 27 25 26 25 26। अच्छा। 25
26, यानी कि 1/4/25 से लेके 31 मार्च 26। नाउ लेट मी टेल यू, इस 25-26 की एक रिटर्न जाएगी पूरे साल की, एनुअल रिटर्न बोला जाता है उसे। तो इसकी जो एनुअल रिटर्न जाएगी ना, उसकी ड्यू डेट है 31 दिसंबर 26। अभी तुम जनवरी में हो, और जब दिसंबर आएगा 31 दिसंबर, उस दिन आपकी रिटर्न जानी है। अब आप मुझे बताओ यहां से कितने साल जोड़ने हैं, बोलो ना। सर सर 6। 5। 6 5। इयर्स, कम ऑन, 6 इयर्स लिखा हुआ है, 72 मंथ्स है। ओके सर। 72 मंथ्स है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर पर्टेनिंग टू सच रिकॉर्ड्स। इसका मतलब मैं 6 साल अगर जोड़ूंगा, दैट इज कहने से 31 दिसंबर, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31 दिसंबर 32, यानी कि ये जो 25-26 के रिकॉर्ड्स हैं, ये आपको कब तक मेंटेन करने हैं, कब तक मेंटेन करना है आपको? 31 दिसंबर 32, दैट इज 6 इयर्स। यहां से मैंने 6 साल जोड़े हैं। पहले मुझे बताइए, क्या यहां तक आपको क्लियर है? यस सर। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। कैन यू टेल मी 18-19 के रिकॉर्ड्स कब तक मेंटेन करेंगे आप? दिमाग लगा के बताइए जरा। मैं पानी- दिसंबर 2025 तक। अच्छा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, करेक्ट। 31 दिसंबर 2025। क्या आप सभी बच्चों को क्लियर है? बोलिए ना। यस यहाँ सर। तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। कभी कभी क्या होता है, आपका कोई केस प्रोसीडिंग्स में होता है, कोर्ट केस होता है, हो सकता है वो 15 साल चले। तो जैसे ही 6 साल खत्म होंगे, बुक्स फाड़ दूं, अगले दिन हेयरिंग पे जाऊं, मैंने बोला 6 साल हो गए, बुक्स फाड़ दूंगा, ऐसा है? या अगर इफ द केस इज इन प्रोसीडिंग्स, if it is in some case, either in high court, supreme court, whatever, any appeals, तो और अगर ये 15 साल चल रहा है, तो मुझे 15 साल तक रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, या मैं 6 साल बाद ही फाड़ दूं? नो सर, रखने रखने हैं। पड़ेंगे सर। एग्जैक्टली exactly. तो यस आइए सर देखते डेफिनेटली। हैं। अब आगे का लाइन देखते हैं। हाउ एवर, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज अ पार्टी टू अपील, अगर उसका केस अपील्स में है बच्चे, और अ रिविजन, रिविजन भी यही होता है, अपील, रिविजन, और एनी अदर प्रोसीडिंग्स बिफोर द कोर्ट, वेदर फाइल्ड बाय हिम और कमिश्नर, ये तो लैंग्वेज है, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? शेल रिटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स ऑफ सच अपील एंड रिविजन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओहो, 1 ईयर? किस डेट से? आफ्टर द डिस्पोजल ऑफ सच अपील और रिविजन, यानी कि भैया, अगर केस अपील में है, तो आपको जब तक वो अपील खत्म ना हो जाए, उसके और कितने साल तक? 1 ईयर तक। सर अगर 2 साल में खत्म हो गई तो 1 साल बाद, यानी 3 साल में खत्म? नहीं, या तो 1 ईयर, या फिर फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड विच एवर इज लेटर। ले दे के बात इतनी है जी। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैटर अपील में है, देखो ले दे के बात आ गई दो। टाइम पीरियड जो है, इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं। या तो जो आपका केस है वो अपील में है, या तो केस नॉट इन अपील में है। अगर नॉट इन अपील है तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया, 72 मंथ्स फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ये तो क्लियर है ना बच्चे? यस सर।
Yes, sir. केस, इफ द केस इज एन अपील, तो पहला तो वही है 72 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ अपील, लेकिन एक लिमिट और है, 1 year फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ अपील। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, विच एवर इज लेटर। इससे ज्यादा कोई बात नहीं, इतने से ऊपर आपका सेक्शन 36 है नहीं। कहिए, क्या आपको यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? दरवाजा नहीं बंद। ऑल क्लियर? तो ये आपने सारा का सारा अभी ये वाला पार्ट कर लिया। आइए, अब हम देखते हैं सर ये क्या थ्योरेटिकली क्या सेक्शन है और क्या चीज बोल रहा है। तो देखना बच्चे, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप चीजों को याद रखें, आई मीन विद सबसेक्शंस, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है भाई, मतलब रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो एक बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, जो पेपर में आता है, मैं बीच बीच में आपको वो बता दूंगा, ठीक है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, सबसे पहली बात, रजिस्टर्ड पर्सन को keep and maintain at his principal place of business a true and correct account of production and manufacture of goods, inward outward supply, जो आपने प्रोड्यूस करा उसके रिकॉर्ड्स, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, आपके पास स्टॉक कितना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, एक्चुअल टैक्स पेड, सच अदर पर्टिकुलर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। आपको सिर्फ याद करनी है चीजें। वो क्या कीवर्ड्स बोले उसने, रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करने एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस इज स्पेसिफाइड, यानी कि मेरी 10 ब्रांचेस हैं, यानी कि आपको याद है एक प्रिंसिपल प्लेस है और बाकी एडिशनल प्लेसेस हैं। इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन द अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस shall be kept at such place of business and shall be kept at such place of business, दोबारा से लिख दे, shall be kept at such place of business। सर जी, एक मैकडोनल्ड्स है कालका जी में, बाकी 10 अलग अलग जगह पर है, तो क्या सर हम अलग अलग जो जगहें हैं वहां पे रिकॉर्ड रख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? No, अब मैं sir. आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ जो यहाँ पे नहीं लिखी थी। बच्चे, आपको पता है जब जीएसटी वाले आते हैं ना, आपको क्या लग रहा है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, एक बंदा जो बिजनेसमैन बेसिक है, वो एक छोटे बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, किसी डायरी में लिखता होगा या बढ़िया से बना के बैठता होगा? नॉर्मल डायरी में लिखता होगा सर। एग्जैक्टली exactly. और वो छिपा के रखता होगा या सबको बता देता होगा? गले में ताला लगा के। एग्जैक्टली, एंड इट कुड बी हिज हाउस, इट कुड बी, ही कुड बी हाइडिंग इट समवेयर। तो जीएसटी वाले कहते हैं कि अगर हम आए और अगर मुझे तेरे घर पर, तेरे पड़ोसी के घर पे कोई भी किताब मिल गई ना, तो मैं ये मान लूंगा कि वो तेरे अकाउंट से। यानी कि सपोज करो, अगर मैं मान लो इनाया को पढ़ा रहा हूं और मैं उसे बता रहा हूँ, देखो बेटे मान लो गुड्स आए, ए ने बी को बेचे 5 करोड़ के, तो अगर जीएसटी वाला आगे कहेगा ये आपने बेचे, नाउ द बर्डन इज ऑन द सप्लायर टू प्रूव दैट दिस इज नॉट हिज रिकॉर्ड्स। ऐसा क्यों? क्योंकि लोग ना अपने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जो खाते हैं, जो किसी को दिखाने नहीं, वो छिपा के रखते हैं। हो सकता है कहीं दूर जाके 10 घर के पीछे कहीं पे रखा हुआ है। तो जीएसटी गवर्नमेंट कहती है अगर हमें इसके रिलेटेड कुछ मिल गया ना, मैं प्रिज्यूम कर लूंगा वो तेरे ही हैं। अब आप प्रूव करो कि वो आपके नहीं है। आपको लॉजिक समझ आया? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक चीज लिख सर रहा हूँ। एक बार फिर बताना सर। देख भाई, सीधी सी बात है, तेरे घर से अगर तेरे रजिस्टर मिल रहे हैं ना, तो मैं ये मान लूंगा कि वो तेरी सेल्स है। तूने तो नॉर्मल पीएनएल बनाया था, तू तो सेल्स दिखा रहा था, तू तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। लेकिन मान ले अगर जीएसटी वाले आ गए, वो कहेंगे ये तेरी एक्चुअल सेल्स है। नाउ द बर्डन इज ऑन यू टू प्रूव कि ये मेरा एक्चुअल सेल नहीं है, ये मेरे रिकॉर्ड्स नहीं है, ये तो मैं प्रैक्टिस रजिस्टर है मेरे लिए, ये तेरे को प्रूव करना पड़ेगा, वो प्रूव नहीं करेगा। क्लियर है दोस्त? बुक्स एंड रिकॉर्ड्स
फाउंड एट एनी अदर प्लेस, इसको क्या मान लिया जाएगा? इट विल बी डीम्ड, इट बिलोंग्स टू assessee. It will be deemed that it belongs to assessee. सबसे पहले मुझे बताइए, ये बात क्लियर है? assessee has to prove it otherwise. क्या आप समझ गए इतनी सी लैंग्वेज में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ जी बच्चे, समझ गए हो? यस सर। यस सर। yes, sir. कूल, कूल। चलिए, अब बड़े बच्चों वाली चीजें और वो आती रहेंगी, और मैं आपको बोलूंगा एक बार रीड करना। इस पूरे को पढ़ लीजिए आप। इससे कंक्लूजन बस ये निकल रही है, कमिश्नर ने अगर बोल दिया अरे तुम तो बहुत ही साधारण से इंसान हो, तुम तो इतने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो कमिश्नर के पास ये पावर है। अब आप इसको पढ़ लीजिए। Yes, पढ़ लिया बच्चों ने? yes, sir. यही कमिश्नर के पास एक और पावर भी है, और वो क्या पावर है ये भी पढ़ लो। अगर कमिश्नर का दिमाग हिल गया तो वो आपको एडिशनल अकाउंट्स ही मेंटेन करने को बोल सकता है। क्लियर है जी? यस। कूल। अब इंपॉर्टेंट बात, मैं जीएसटी का कमिश्नर, मैं तुम्हारी दुकान पर आया, दुकान पे 5 करोड़ का सामान था, मैंने कहा बिल, मैंने कहा बिल दिखा, इसके बिल दिखा। मैंने कहा बिल तो नहीं है सर, बिल तो नहीं है सर, बिल तो नहीं है। ऐसा होता होगा, ट्राई टू रिलेट प्रैक्टिकली, ऐसा होता होगा क्या बहुत सारे स्मगल्ड अनअकाउंटेड गुड्स दुकानों पे पड़े होते होंगे या नहीं पड़े होते होंगे? हम्म। पढ़े होते सर हैं। पढ़े रहते हैं, और हमने मूवीज वगैरह में भी तो देखी है। एग्जैक्टली exactly. और रियलिटी में भी देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुम्हारे छोटे बच्चों भी समझो। मेरी दुकान है एसी की, 1000 एसी लगे हैं उधर, 1000। और मैं तुमको दे रहा हूँ ये लो स्टॉक ऑडिट। पता है क्या होती है बच्चे? स्टॉक ऑडिट होती है कि आपको एक मैं बोलूंगा, स्टॉक ऑडिट होती है स्टॉक का हिसाब, और मैंने आपको ये दे दिया, मैंने कहा ये देखो ये एसी यहाँ पर है, ये एसी यहाँ पर है, ठीक है? और आप नादान बच्चे, आप कैसे चेक कर रहे हो समझो, ये मैंने ही आपको दिया है, और आप देख रहे हो एक हिताची का एसी कहाँ पर है, दिखाओ भैया किधर है? अच्छा इधर है, ठीक है भैया। एक सैमसंग का एसी, ये मॉडल नंबर इतना, एसी इधर है, ठीक है इधर है। फंस गए आप। जो यहाँ लिखा है ना वो तो पड़ा ही पड़ा है। आप सोचो, यहाँ पे लिस्ट है 600 की, दिमाग लगाना एक बार। ये इस बुक में कितने एसी की लिस्ट दे रखी है? यस यस। 600 एसी की। मेरी दुकान पे कितने एसी हैं? 1000। ठीक है, आप मुझे बताओ, जो तुम यहां से उधर देख रहे हो वो तो पड़ा ही पड़ा है। तुमको रिवर्स लॉजिक लगाना चाहिए। ये जब मैं स्टॉक ऑडिट पे जाता था तो मैंने सीखी बात, आप इधर से उधर मत देखो, आप बोलो ये जो चीज है ये यहाँ पे कहाँ है, क्योंकि हो सकता है कुछ अनअकाउंटेड भी हो। मैं यहां से मैच कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ हाँ सब सही है,
लेकिन मुझे पता ही नहीं लगा कि 30% स्टॉक तो अनरिकॉर्डेड है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूं आपको? यस। तो बात इतनी सी है, अगर जीएसटी वाला आया और अगर तुम्हारे पास उसके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स नहीं है, एक एसी है उसने कहा भाई बिल दिखा, और नहीं है, तो मैं मान लूंगा कि तूने उसको बेच दिया है। मैं मान लूंगा इट इज सप्लाइड, और मैं तेरे ऊपर ऑब्लिगेशन डाल दूंगा जीएसटी दे इसका। अगर ये अकाउंटेड ही नहीं है, दैट मीन्स इट इज सप्लाइड, इट इज सोल्ड, और तेरे से जीएसटी ले जाऊंगा मैं तेरे, क्योंकि तेरे प्रेमाइस में मिला मेरे को ये। आइए अब इसको पढ़ते हैं। Where the registered person fails to account for the goods or service or both, the PO shall determine the amount of tax payable on the goods or service or both that are not accounted, as if such goods or both have been supplied by such person, and provision of 73 and 74। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के होते हैं कि वो लग जाएंगे। मुझे बताइए, क्या 35 सबसेक्शन 6 क्लियर है आपको? मैं चार्जर लेके आ रहा हूँ बेटे, एक सेकंड में। क्या 35 सबसेक्शन 6 क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस। कूल। एक सेकंड में आ रहा हूँ। भाई तुम सब जवाब क्यों नहीं देते हो? क्या हो गया, नींद में हो गया तुम सारे? हाँ, चलो रुद्दू जाओ। नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं बच्चों को पढ़ूंगा। आप पढ़ाओगे बच्चों को? हैं, पढ़ाओ। 1 2 3 4 आता है आपको? सुनाओ 1 2 3 4। Three, four, five, six, seven, eight, nine, 7। वेरी गुड। 14, 15, 17, 18, 19, 11, 19 11 वेरी गुड। 20। आपने इतना अच्छा सिखाया बच्चों को। ठीक है, थैंक यू। अब आप जाओ। हाँ जी बच्चा। ओके, सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? चलिए आइए। खूल। हम्म।
तो 35 सबसेक्शन 6 क्लियर है बच्चों को? यस सर। ओके। बस देखना बच्चे, 10-15 मिनट में खत्म कर दूंगा। 35 सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको पता है आपके जो गुड्स होते हैं ना, वो ना जैसे वेयर हाउस वालों के पास होते हैं, ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस या ऑपरेटर ऑफ गोडाउन। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ना काम ही होता है, उनके गोडाउन होते हैं। ठीक है। अब क्या उनको भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे? यस। आप देखिएगा, एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर। ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस तो है ही है, ट्रांसपोर्टर बोले तो ट्रक वाले जो है, irrespective whether he is registered or not, shall maintain records of consigner। consigner होता है जो गुड्स भेज रहा है, कंसाइनी जहां तक गुड्स जा रहे हैं, एंड रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुद्दे की बात इतनी है भाई, इन सबको भी बेसिक बेसिक रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे कि भाई कंसाइनर कौन, कंसाइनी कौन, गुड्स कौन से हैं। ठीक है, तुम अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकते। तुम बोलो सर मैं तो वेयर हाउस ओनर हूं, मुझे क्या पता है ये किसके गुड्स है। अरे मजाक चल रहा है क्या? AK-47 रख लोगे क्या गोडाउन में अपने? ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। बताइए, ऑल क्लियर टिल हेयर? अब आते हैं हम लोग, आपने देखा होगा जैसे यहां पर क्या था, एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के। तो भाई एडिशनल रिकॉर्ड्स किस किस को मेंटेन करने हैं? सबसे पहले रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बच्चों वाली बातें है बेटे। ठीक है, इन एडिशन टू पर्टिकुलर्स मेंशन्ड इन 35(1), यानी कि ये वाले रिकॉर्ड्स के साथ साथ इसको और क्या क्या बनाना, मेंटेन करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ, क्या क्या देखना बच्चे, फटाफट खत्म कर दूंगा मैं इसको। गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन RCM। RCM वाली आपने अगर सप्लाई करी है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, इंक्लूडिंग इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ये सारे वर्ड्स आपके ब्लड में चले जाएंगे। अभी के लिए आप याद करिए, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर। सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव, एडवांस रिसीव हुआ तो उसका हिसाब अलग से रखिए। पर्टिकुलर्स ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर फ्रॉम whom ही हैज रिसीव्ड द गुड्स, भाई जिससे रिसीव करो उसका हिसाब रख लो। नेम एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ पर्सन टू whom ही हैज सप्लाइड द गुड्स, ये हो गया भाई, जिससे तुमने गुड्स रिसीव करे उसका डिटेल रखो, जिसको गुड्स बेचे उसका डिटेल रखो। पर्टिकुलर्स ऑफ कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रीमाइस वे गुड्स आर स्टोर्ड बाय हिम, जहां जहां आपने गुड्स को स्टोर करा है उसकी डिटेल रखिए। स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट अलोंग विद पर्टिकुलर्स ऑफ स्टोर स्टॉक स्टोर्ड देयर इन, कुछ नहीं है, रास्ते में भी गुड्स है तो आपको बताना पड़ेगा, आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन होने चाहिए। ये वाली लाइन थोड़ी ध्यान से पढ़ना। सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, अच्छा जी। हाउएवर, supplier who has opted for composition scheme is not required to maintain such। पेपर में ये आ जाता है बच्चे कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को मेंटेन नहीं करने, बट रजिस्टर्ड पर्सन इवन दो कॉम्पोजिशन वाले भी होते हैं पर बाकियों को करने पड़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये दो, आप मुझे बताइए डिटेल ए और बी, क्या कॉम्पोजिशन वाले को मेंटेन करना है बच्चे? नो सर। नहीं करना। और वो क्या चीज है? गुड्स रिसीव्ड और सप्लाइड इंक्लूडिंग ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, सोल्ड, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, गिफ्टेड, फ्री सैंपल, स्टॉक बैलेंस। सर ये क्यों नहीं करने बेटे? हमें कोई दिमाग विमाग नहीं लगाना, पेपर में 2 नंबर का सवाल आएगा, आपको मैं उसका एक्सट्रैक्ट दे रहा हूं बस। ठीक है, दूसरा, डिटेल ऑफ टैक्स पेबल कलेक्टेड, ITC क्लेम्ड, कॉम्पोजिशन वाला वैसे ही नहीं करता। टुगेदर विद रिस्टोर टैक्स इनवॉइस, वो इशू करेगा भी नहीं। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चालान रिसीव ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, ये दोनों रिकॉर्ड्स कॉम्पोजिशन वालों को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। मुझे बताइए, क्या यहां तक क्लियर है बच्चों को? यस आपको ये चैप्टर देख के समझ आ चुका होगा कि इट इज प्योरली रीडिंग, आपको याद करने की चीज है। ठीक है, मैं सिर्फ आपका एक लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ। अब रजिस्टर्ड पर्सन की बात खत्म हो गई है, दूसरा कैटेगरी क्या है? एजेंट। एजेंट को क्या मेंटेन करना है? सबसे पहले भाई तू ऑथराइज्ड है कि नहीं है। एजेंट कौन लोग है? सर जी मैं लोगों के लिए गुड्स रिसीव करता हूँ, लोगों के लिए गुड्स बेचता हूँ।
तो एवरी एजेंट शेल मेंटेन अकाउंट्स डिपिक्टिंग authorization received by him from every principal to receive or supply goods or service on behalf of such principal. Particulars including description, value, quantity of goods or service received. Particulars including description, value, quantity of goods or service supplied. ये received था, ये supplied है. डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू एवरी, हर प्रिंसिपल को मैं क्या डिटेल भेजता हूँ जी, आपका इतना माल बेच दिया, इतना हिसाब चल रहा है, वो सारा डिटेल. टैक्स ऑन रिसिप्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल. आप एक बार जरा एजेंट वाला रीड करिए और मुझे बताइए कोई दिक्कत आपको या ऑल कूल. यहां तक क्लियर है बच्चों को? हम्म. बोलो बोलो. ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरर. एजेंट हो गया, मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैज टू मेंटेन मंथली. देखो बच्चे, ये दो दो नंबर का एक एक का आ सकता है कि मैन्युफैक्चरर का क्या रिकॉर्ड है, एजेंट का क्या रिकॉर्ड है, इसी तरीके से पेपर में आए हुए. मंथली प्रोडक्शन अकाउंट शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ, क्वांटिटी मतलब कितने यूनिट्स of raw material services used in manufacturing, quantity detail of goods so manufactured including waste and by product. भाई क्वांटिटी में बता दे कितना क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज हुआ है इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, कितना वेस्ट है इन यूनिट्स बता दो, बाय प्रोडक्ट क्या है यूनिट्स बता दो. बस अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये इतना ही. सर्विस प्रोवाइडर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग सर्विस has to additionally maintain the accounts and records showing quantitative detail units में of goods कि कितने goods लगे used in provision of service, detail of input service utilized and services supplied. आपने क्या क्या सर्विस सप्लाई करी उसकी डिटेल, आपने क्या क्या इनपुट लिए, आपने क्या क्या गुड्स लिए, वही सारी बातें ही तो है बेटे. कहिए साहब जी, ऑल क्लियर? नेक्स्ट इज पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट. वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये होता है बच्चे कंस्ट्रक्शन का काम. एवरी पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट शेल कीप सेपरेट अकाउंट फॉर वर्क कॉन्ट्रैक्ट. देखो, अगर मेरे 5 अलग अलग मॉल्स बन रहे हैं, एक बन रहा है कीर्ति नगर में, एक बन रहा है मालवीय नगर में, तो सेपरेट अकाउंट होने चाहिए. किस चीज के? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड. वो वाला मैं गवर्नमेंट के लिए बना रहा हूँ, वो मैं रिलायंस के लिए बना रहा हूँ, वो मैं इन्फोसिस के लिए बना रहा हूँ, तो सेपरेट सेपरेट मेरे पास उनकी डिटेल होनी चाहिए. डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. भाई कितना सीमेंट, कितना सरिया, क्या क्या रिसीव कर रहे हो. डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूटिलाइज्ड इन एग्जीक्यूशन. ये है बेटे रिसीव्ड, ये है यूटिलाइज. यूटिलाइज मतलब खपत कितनी होगी, कंज्यूम कितने हो गए. Details of payment received in respect of work contract, name and address of the supplier from whom he received the goods or services. Purely reading के हैं, लेकिन डेफिनेटली कह रहा हूं आपको, एक दो नंबर के हिसाब से, 2 नंबर के हिसाब से चैप्टर आएगा, तो आपको इसी पेज में से ही आएगा, ये बात की गारंटी है. कहिए क्लियर है? देन यू हैव कस्टोडियन, क्लियरिंग, फॉरवर्डिंग एजेंट. ये होते हैं बच्चे जो कस्टम्स होता है ना, कस्टम्स होता है, बाहर से गुड्स आते हैं, तो हम तो आम इंसान है, हम लोग ना उसको गुड्स को छुड़ा नहीं पाते. कहाँ जाना है, कौन से काउंटर पे जाना है, क्या ड्यूटी देनी है, तो वो एजेंट्स होते हैं ये. ठीक है, इनको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बोला जाता है, CFA शॉर्ट में बोला जाता है. ठीक है ना, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट. अब इनको क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है? एनी पर्सन हैविंग कस्टडी ओवर द गुड्स in the capacity of carrier or a clearing and forwarding agent for a recipient, because if I have to receive the goods तो मैं ही उनको हायर करता हूं कि भाई गुड्स छुड़वा देना भाई. On behalf of any delivery or dispatch shall maintain
ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैंडल्ड बाय हिम। कौन से गुड्स हैं उसके ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स होने चाहिए। द गुड्स दैट आर हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन एंड शेल प्रोड्यूस द डिटेल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। मुझे बताइए क्या यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर टिल हेयर? पॉइंट नंबर 7, एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ अ वेयर हाउस। अच्छा जी, वेयर हाउस वाले, गोडाउन वाले, जो कि क्या करते हैं, स्टोरेज ऑफ गुड्स। एंड एवरी ट्रांसपोर्टर, अच्छा जी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, क्या डिटेल मेंटेन करना है, कंसाइनर कौन है रे, कंसाइनी कौन है रे, अदर रेलिवेंट डिटेल ऑफ गुड्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। इफ सच पर्सन आर नॉट रजिस्टर्ड दे शैल ऑब्टेन अ यूनिक एनरोलमेंट नंबर। ये नई बात है कि अगर वो जो बंदा है ऑपरेटर वाला, गोडाउन वाला, ठीक है, तो यूनिक नंबर ले ले भाई, बाय अप्लाइंग ऑन जीएसटी कॉमन पोर्टल। बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग का होगा रिकॉर्ड ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टिंग, डिलीवर्ड कहाँ डिलीवर करेगा, रास्ते में गुड्स कहाँ स्टोर कर रहे हैं, along with GST और the registered consignor and consignee for each of his branches। बेसिक डिटेल है, किसके गुड्स है उसका GSTIN ले ले, कहाँ भेज रहा है उसके गुड्स ले ले, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स ले लो, मिड वे कहीं स्टोर करना है उसकी डिटेल बता दो, सारी बातें रखनी है बस आपने। एंड लास्ट इज ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस shall maintain goods with respect to period for his good remain in his workhouse, including the particular rate of dispatch, movement, receipt। भाई आपके यहाँ पे ये गुड्स कितने दिन रहे थे? सर हमारे यहाँ 10 दिन रहे थे। उसके बाद कौन सी ट्रक में आपने लोड करा है? सर ये ट्रक का नंबर है, ये चीज़ है। एवरी ट्रेल शुड बी देयर, क्योंकि अगर कल को सरकार ये स्मगल्ड गुड्स है इसको ट्रेल कर रही है और पता लगा कि उस वेयर हाउस में है, तो मुझे समझ आना चाहिए ना उस बंदे से ही बात करने में। कहिए साहब जी, ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। बस बेटे 5 मिनट दो और खत्म है उसके बाद। हाँ अच्छा, वो तो खत्म हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एक लास्ट टॉपिक है हमारा और इससे भी आने के बहुत चांसेस है। मैं अंडरलाइन करूंगा, आप बताइएगा बस क्या है। जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है उससे एक सवाल पूछूंगा, क्या मैं रिकॉर्ड्स को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ही बनाऊं या मैनुअली भी रख सकता हूं? मैनुअली मैनुअली भी रख सकते हैं सर। दोनों रख सकते हैं। और ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं, उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मैनुअल होते हैं, उनके हाथ से पेन से लिखते हैं वो, जी ये इतने गोल्ड है, इतना वो है। तो आप मैनुअली भी रख सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी रख सकते हैं। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अब कुछ बातें हैं। आपके हिसाब से क्या अगर कल को जीएसटी वाला आएगा तो मुझे उसे पासवर्ड देना पड़ेगा? मेरे कंप्यूटर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स हैं, क्या मुझे उसे पासवर्ड देना होगा या मैं मना कर दूं? लॉजिकली सोच के देखो, देना पड़ेगा या मैं बोलूंगा नहीं मैं नहीं बता रहा मेरे रिकॉर्ड्स? क्या लग रहा है? फिर देना देना पड़ेगा। ही पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। क्या मुझे अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का प्रॉपर बैकअप रखना चाहिए या मैं ये बोल दूं अरे मतलब डेटा उड़ गया, हैंग हो गया था, वायरस आ गया, डेटा उड़ गया, या आई शुड की प्रॉपर बैकअप? सर हम्म, प्रॉपर बैकअप रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये सरकार ने लिखा हुआ है दैट कंटिन्यूअसली आप अपने बैकअप्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करिए। ऐसे मत करिएगा कि आप बोल दे सर एक दिन बस वो सिस्टम हैंग हुआ और सारा डेटा उड़ गया, जैसे फोन से हो जाता है। मजाक थोड़ा ना चल रहा है ये। दूसरी बात, फिजिकल रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो उस पे काटा पीटी होना चाहिए, ऐसे काट दिया फिर उसी पे लिख दिया, या प्रॉपर ऑथराइजेशन अटेस्टेशन के थ्रू कुछ भी काटा पीटी होनी चाहिए अगर जरूरत भी पड़ रही है तो? प्रॉपर होना चाहिए। एग्जैक्टली exactly। यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ये पढ़ते हैं इसको। पहली लाइन आप पढ़ लीजिएगा, मे कीप एंड मेंटेन। इंपॉर्टेंट लाइन ही अंडरलाइन करता हूँ, इट शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। पॉइंट नंबर बी पढ़ लीजिएगा पहले एक बार पूरा का पूरा।
पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है, बैकअप मेंटेन करो या नहीं करो? हाँ बच्चे। हम्म। करना है सर बैकअप मेंटेन। बिल्कुल। भाई मेरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुझे पीओ कह रहा है प्रिंट निकाल के दो, मैं कह रहा हूँ नहीं प्रिंट नहीं निकालूंगा, ऐसे नहीं होता। इफ दे वांट यू हैव टू प्रोड्यूस अ हार्ड कॉपी और इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट, पॉइंट नंबर डी यही कहता है। ऑन डिमांड यू हैव टू प्रोवाइड द एक्सेस टू दी प्रॉपर ऑफिसर, ये पॉइंट नंबर ई कह रहा है। ये पेपर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरीके से व्हाट आर द रूल्स वो आ सकता है। ठीक है बच्चे, ये वाला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बस यही रह गया, ये तो दोबारा से वही बातें लिखी हैं, सिर्फ अब आपको रीड करना है। नो एंट्री इज टू बी इरेस्ड। देखो भाई, अगर गलत एंट्री हो गई तो ऐसे उसको डिलीट मत करो, उसको रिवर्स करो। या अगर डिलीट कर रहे हो तो उसका भी ट्रैक होना चाहिए कि कितनी एंट्रीज, क्या क्या चीजें हमने डिलीट करी। सो नो एंट्री शुड बी इरेस्ड और ओवर रिटन। ऐसे नहीं होना चाहिए रबड़ से तुमने एंट्री हटा दी। पॉइंट नंबर ए पढ़ लीजिए। ऑल इनकरेक्ट एंट्रीज शेल बी स्कोर्ड आउट। स्कोर्ड आउट मतलब उसको सिस्टम से बाहर निकाला जा रहा है, चाहे काट रहे हो चाहे उसका रिवर्सल कर रहे हो। इट शुड बी अंडर प्रॉपर अटेस्टेशन। देयर आफ्टर करेक्ट एंट्री शेल बी रिकॉर्डेड। वेर द रजिस्टर्स आर मेंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिकली, अ लॉग, लॉग का मतलब होता है रिकॉर्ड, ऑफ एवरी एंट्री एडिटेड और डिलीटेड शेल बी मेंटेन। देखो भाई ऑनलाइन के अंदर तो आपको ये चीज भी मेंटेन करना पड़ेगा कि सर मैं एक कहीं ना कहीं कुछ फोल्डर होना चाहिए जहां पे डिलीटेड एंट्रीज मेरे को दिख जाए। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो कि उसका लॉग मेंटेन कर सके। कहिए साहब जी, क्या क्लियर है यहां तक? ये तो बेटे पॉइंट नंबर डी भी कोई ऐसा कुछ कह नहीं रहा, आप इसको रीड कर लेंगे। और पॉइंट नंबर ई भी सेम ही बात कर रहा है, प्रोड्यूस कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और इसी के साथ आपका सारा का सारा का सारा अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स खत्म है। कॉन्सिक्वेंस पे आ जाओ। कुछ नहीं है, कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया था, लेकिन दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि पेपर में कॉन्सिक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपके पास गुड्स हैं और उसके अगर रिकॉर्ड्स नहीं है तो क्या माना जाता है, तो वो ये लिख रहा है, where receivable fail to account for the goods, the PO shall determine the amount of tax payable on the goods or service or both that are not accounted for. If they are not accounted for, तो वो चीज है, as if such goods or services has been supplied by such person, and provisions of 73 or 74 shall apply to determine the tax। सर जी पेपर में ऐसे ही लिखना है। हाँ बेटे देखो, जैसे मैंने लैंग्वेज थोड़ी बहुत बोली है कि इट वुड बी considered that the goods for which accounts and records are not maintained will be considered as supply, and tax liability would be identified as per section 73 and 74। कहिए बेटे कैसी रही? ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। यस तो सर। सर जी आपका ये सारा का सारा चैप्टर खत्म है। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इसको आप एज इट इज ही लिख लेना, इससे ज्यादा आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि एक बार तो आप रीड कर लेना, और ये फाइल में आपको भी भेज देता हूँ। ठीक है जी। कल हम लोग फिर क्या करेंगे? कल करेंगे जी सेट ऑफ का चैप्टर, बड़ा चैप्टर, और खत्म कर देंगे बेटे। कल कल के कल ही खत्म कर देंगे।
एग्जीक्यूटिव में भेज दिया है। ठीक है जी, इसको नोट कर लेना, भेज दिया मैंने। और मिलते हैं कल 11 बजे। ऐसा हो सकता है बच्चों, मैं अभी मैसेज डाल दूं कि सुबह 10 से 11 आ जाओ, पेमेंट करा दूं। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, अगर आएगा तो स्टे अलर्ट। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।